हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 31। रात के 10 बज रहे थे और शाम को घर आया वंश अभी तक सो रहा था। वंश अकेला था और मुन्ना भी वापस बनारस जा चुका था। वंश की आंख खुली, वह अपनी आंखें मसलते हुए उठा और किचन की तरफ आया। वंश ने फ्रिज से पानी का बोतल निकाला और पानी पीते हुए बालकनी की तरफ आ गया। वंश ने पर्दे हटाए और बाहर देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। वंश जिस शहर में था उस शहर में कभी रात नहीं होती थी। 10वें माले के फ्लैट की बालकनी में खड़ा वंश बाहर जगमगाते शहर को देख रहा था। कुछ देर बाद वहां खड़े रहने के लिए वंश को भूख का एहसास हुआ। वह किचन की तरफ आया और देखने लगा कि अपने लिए खाने में क्या बनाए। वंश को सिर्फ कॉफी बनाना आता था, वो भी ऐसी जिसे उसके अलावा कोई दूसरा पीना पसंद ना करे। वंश सोच में पड़ गया। बाहर से खाना ऑर्डर करने का सोचकर उसने अपना फ़ोन निकाला और फिर उसे सारिका की कही बात याद आ गई। मुंबई आने से पहले सारिका ने वंश को ढेर सारी नसीहतें दी थी और उन्हीं नसीहतों में से एक थी रोज रोज बाहर का खाना ना खाना। वंश ने बाहर से खाना मंगवाने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया और किचन रैंक खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगा जिसमें नूडल्स रखे थे, लेकिन उन्हें बनाना कैसे है ये वंश को नहीं आता था। वंश ये सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। डैड ने आज मुझे फिल्म सिटी के बाहर देखा और वो इस बात से बहुत गुस्सा है। मैसेज निशी का था। वंश ने मैसेज पर कोई ध्यान नहीं दिया और जवाब में लिखकर भेजा, हे तुम्हें नूडल्स बनाने आते हैं क्या? निशी ने वंश का मैसेज देखा तो गुस्से में आकर फोन फेंकने का सोचा, लेकिन फोन उसका अपना था और नुकसान भी अपना ही था, इसलिए उसने वंश की बात का जवाब न देकर सीधा उसे फोन लगा दिया। वंश ने जैसे ही फोन उठाया, निशी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ और तुम मुझे नूडल्स के बारे में पूछ रहे हो। वंश ने सुना तो फोन को अपने कान से थोड़ा दूर करके मुंह बनाया और फिर वापस कान से लगाते हुए कहा, रिलैक्स निशी, तुम मुझे ये बताओ अभी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हारे डैड या मेरे नूडल्स? वंश की बात सुनकर निशी भी उलझन में पड़ गई और कहा, नूडल्स? एग्जैक्टली, तो बेटर है ना तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने से पहले क्यों ना मैं अपने आप पेट भर लूं, देन उसके बाद मैं तुम्हें बेटर सॉल्यूशन दे पाऊंगा। वंश ने कहा। राइट, निशी ने कहा। पहली बार उसे वंश की बात सही लगी। तो फिर बताओ कैसे बनाना है? वैसे जब तक नूडल्स बनते हैं तुम फोन चालू रख सकती हो, वंश ने कहा। निशी अपने कमरे में घूमते हुए बताने लगी और वंश स्टेप बाय स्टेप नूडल्स बनाने लगा। नूडल्स बनकर तैयार थी। वंश ने उन्हें प्लेट में निकाला और लेकर हॉल में चला आया। वंश सोफे पर आ बैठा और प्लेट सामने टेबल पर रखकर निशी से कहा, ये काफी अच्छा बना है। वैसे तुमने ये बनाना कहाँ से सीखा? अपनी मॉम से। अब तो नूडल्स भी बन गए, क्या अब तुम मुझे बताओगे मैं क्या करूं? निशी ने उलझन भरे स्वर में कहा। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम तो वैसे भी कल नवीन अंकल और आंटी के साथ इंदौर जा रही हो, मुन्ना और गौरी की सगाई में। शूटिंग तो वहां से आने के बाद है, तब तक तुम अंकल आंटी को मना लेना, सिंपल। वंश ने नूडल्स खाते हुए कहा। मैं इंदौर नहीं आ रही, निशी ने मायूस होकर कहा। क्या? लेकिन क्यों? वंश ने हैरानी से कहा। नूडल से भला काटा उसके हाथ में ही रह गया। डैड मुझसे नाराज हैं, वो नहीं चाहते मैं सीरीज में काम करूं, इसलिए वो मुझे मुन्ना भैया की सगाई में लेकर भी नहीं जा रहे, निशी ने उदास होकर कहा। निशी सगाई में नहीं आ रही ये जानकर वंश को अच्छा नहीं लगा। उसने कांटा प्लेट में रखते हुए कहा, तुम सच में नहीं आओगी? वंश, मैं डैड के खिलाफ नहीं जा सकती, निशी ने कहा। तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं, वंश ने कहा। अरे भाई बस करे। पट 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 पट। वंश, वो तुमसे भी नाराज है, उन्हें लगता है तुमने ही मुझे सीरीज के लिए बहलाया है, निशी ने धीमे स्वर में कहा। ओ, तो फिर मुझे अपना बनारस वाला दिमाग लगाना ही पड़ेगा, वंश ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या करने वाले हो तुम? देखो, अगर तुम किसी तरह की गड़बड़ करने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हूं। तुम अभी डैड का गुस्सा जानते नहीं हो, निशी ने घबरा कर कहा। अरे तुम्हारे डैड की तो
वंश ने इतना ही कहा कि निशी चिल्लाई, ए वो मेरे डैड है। सॉरी, मैं बस इतना कह रहा था कि तुम इंदौर आओगी। वंश ने प्लेट में रखे कांटे को उठाकर फिर से नूडल खाते हुए कहा, ओके आई ट्रस्ट यू। निशी ने एक ठंडी आह भरकर कहा, अच्छा ठीक है, अब फोन रखो। ओह 11 बज गए, मुझे अपनी लाइफलाइन से बात करनी है, बाय। कहकर वंश ने निशी की बात सुने बिना ही फोन काट दिया, लेकिन बेचारी निशी को उलझन में डाल दिया। निशी अपने फोन को होठों से लगाए वंश के बारे में सोचने लगी। आखिर ये लाइफलाइन कौन हो सकती थी जिसके बारे में वंश ने कभी जिक्र तक नहीं किया। निशी ने अपना फोन साइड में रखा और बिस्तर पर लेटते हुए कहा, मुझे क्या, वैसे भी हम दोनों तो अब सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। निशी कुछ देर वंश के बारे में सोचती रही और फिर सोने चली गई। शिवम का घर बनारस। अपने कमरे में बैठी सारिका अपने हाथों पर लगी मेहंदी को निहार रही थी। सारिका की मेहंदी बहुत खूबसूरत लगी थी और उसके गोरे हाथों में काफी जच भी रही थी। सारिका और आई मेहंदी अनु के घर से ही लगवा कर आई थी, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सारिका ने उंगलियों पर मेहंदी नहीं लगवाई और घर चली आई। सारिका की उंगलियों पर मेहंदी उसके सामने बैठा शिवम लगा रहा था। शिवम बहुत धीरे धीरे और ध्यान से सारिका की उंगलियों के पोरों पर मेहंदी लगा रहा था और सारिका शिवम को देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शिवम ने 3 उंगलियों पर लगाया और चौथी उंगली पर लगाते हुए कहा, सरू आप ये अनु के वहां लगवा लेती, खामखा इतनी रात में परेशान हो रही हैं। नहीं, हम तो परेशान नहीं हो रहे, कहीं ये लगाते हुए आप तो परेशान नहीं हो रहे, सारिका ने कहा। शिवम ने सारिका की तरफ देखा और मुस्कुराया। सारिका को अपनी तरफ देखते पाकर शिवम ने कहा, नहीं, हम आपसे कभी परेशान नहीं हो सकते, हम तो जिंदगी भर आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। सारिका ने सुना तो मुस्कुराई और प्यार से कहा, शिवम जी, अगर हम अनु के घर से ये लगवा लेते तो हमें आपके साथ ये खूबसूरत पल कैसे मिलते। कभी कभी तो आप इतने शांत और सरल होते हैं, इसलिए भले हमें परेशान होना पड़े, लेकिन हमें ये पल बहुत अजीज हैं जब आप हमारी आंखों के सामने होते हैं और हमारे लिए ये छोटी छोटी चीजें करते हैं। शिवम ने प्यार से सारिका के गाल को छुआ तो उंगली पर लगी मेहंदी उसके गाल पर लग गई और दोनों हंस पड़े। शिवम ने मेहंदी हटाई, तभी सारिका का फोन बजा। स्क्रीन पर वंश का नाम देखकर सारिका का चेहरा खिल उठा, लेकिन फोन उठाए कैसे, उसके तो हाथों पर मेहंदी लगी थी। उसने शिवम की तरफ देखा तो शिवम ने फोन उठाकर सारिका के कान से लगा दिया। प्रणाम माँ। दूसरी तरफ से वंश की आवाज उभरी, खुश रहो बेटा, कैसे हो। सारिका ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं माँ, आप कैसी हैं। वंश ने कहा, हम भी ठीक हैं, तुम मुन्ना की सगाई में आ रहे हो ना। सारिका ने पूछा, माँ ये भी कोई पूछने की बात है, वैसे मैंने अभी तक सगाई में पहनने के लिए कुछ नहीं लिया है। वंश ने कहा, हम जानते थे, इसलिए आज हमने खरीद लिए, इंदौर लेकर आएंगे तब तुम देख लेना। सारिका ने कहा, ओह माँ थैंक यू सो मच, आप बहुत 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 अच्छी हो। वैसे आप अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं। वंश ने पूछा। हमारे हाथों में मेहंदी लगी है, बस ये सूख जाए उसके बाद। तुम इस वक्त क्यों जाग रहे हो। सारिका ने पूछा। भूख लगी थी इसलिए नूडल्स बनाए तो खाते खाते लेट हो गया। वंश ने कहा तो सारिका उदास हो गई। जब वंश बनारस में उसके पास था तब वह हमेशा वंश की पसंद का खाना बनाया करती थी। सारिका को उदास देखकर शिवम ने अपनी भवें उचकाई तो सारिका ने नामे गर्दन हिला दी और वंश से कहा, तुम्हें बनाना आता है। अरे माँ वो निशी है ना, उसने, मेरा मतलब उसने बनाना सिखाया, जब मैं बनारस आऊंगा तब आपको बनाकर खिलाऊंगा। वंश ने कहा, कब आ रहे हो फिर, तुम्हें देखने का बहुत दिल कर रहा है। सारिका ने कहा, जल्दी आऊंगा। वैसे ये मेहंदी किस लिए, क्या ये लगाना जरूरी होता है। वंश ने पूछा। मुन्ना और गौरी की सगाई है तो लगाना जरूरी है बेटा। सारिका ने प्यार से कहा। फिर तो मुझे भी लगानी चाहिए, आफ्टर ऑल मेरे भाई की शादी है, सॉरी सगाई है। वंश ने चहकते हुए कहा। सारिका ने सुना तो हंसने लगी और कहा, लड़कों के हाथों पर मेहंदी उनकी सगाई या शादी में लगती है या फिर गणेश चतुर्थी पर,
बाकी लड़के मेहंदी नहीं लगाते। पापा कैसे हैं? वंश ने शिवम के बारे में पूछा। हमारे सामने हैं, इनफैक्ट हमारे हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं। सारिका ने शिवम की तरफ देखकर प्यार से कहा तो शिवम सारिका की आंखों में देखने लगा। क्या पापा आपको मेहंदी लगा रहे हैं? पर क्यों? वंश ने हैरानी से पूछा। ये उनका प्यार है बेटा। सारिका ने इतना ही कहा कि शिवम ने सारिका के कान से फोन हटाकर अपने कान से लगाते हुए कहा, और तुम इतनी रात में फोन करके हमारे निजी जीवन में दखल अंदाजी कर रहे हो। वंश ने सुना तो बेचारा खामोश ही हो गया और हड़बड़ाते हुए कहा, प्रणाम पापा। खुश रहो। इंदौर कब आ रहे हो तुम? शिवम ने पूछा। परसों सुबह की फ्लाइट है पापा, जल्दी ही निकल जाऊंगा। वंश ने हड़बड़ी में कहा, क्योंकि सारिका से वह खुलकर बात कर सकता था, लेकिन शिवम के सामने बोलने में तो उसकी घिक्की बन जाया करती थी। ध्यान से आना। मुंबई में आराम से रह रहे हो ना तुम? किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमें बता सकते हो। शिवम ने कहा। नहीं पापा, मैं यहाँ आराम से हूँ, अभी मैं रखता हूँ। वंश ने कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखो, कहकर शिवम ने फोन काट दिया। शिवम ने फोन साइड में रखा तो पाया सारिका के चेहरे पर पहले वाली उदासी फिर से लौट आई है। सारिका को उदास देखकर शिवम ने कहा, क्या हुआ सरू? घर से दूर ये लड़का नूडल्स खा रहा है, उसे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। यहाँ था तब हम बनाकर डांट कर तो कभी प्यार से खिला दिया करते थे, अब वहां पता नहीं कैसे रहता होगा। सारिका ने वंश के बारे में सोचते हुए कहा, हमारा बेटा बहुत समझदार है सरू, वो अब इतना बड़ा हो गया है कि अपना ख्याल खुद रख सके। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चिंता हमें कुछ और है। शिवम ने थोड़ा गंभीरता से कहा। कैसी चिंता? सारिका ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मेहंदी में इस बार आपने हमारा नाम नहीं लिखवाया, क्या हमारे लिए आपका प्यार कम हो गया है? शिवम ने बच्चों की तरह शिकायती लहजे में कहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं हो सकता। सिर्फ मेहंदी में लिखा आपका ये नाम ये तय नहीं करता कि हमें आपसे मोहब्बत है। आपके लिए हमारी मोहब्बत अथाह है, जिसका कोई अंत नहीं है, सारिका ने कहा। शिवम ने सुना तो मुस्कुरा उठा और फिर कहा, फिर भी हम आपकी ही मेहंदी में अपना नाम लिख देते हैं। शिवम ने मेहंदी के कीप से सारिका की मेहंदी में खाली जगह पर एक छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा एस बना दिया और दोनों से देखकर मुस्कुरा उठे। शिवम से बात करने के बाद वंश ने फोन रखा और खुद से कहा, पापा माँ से कितना प्यार करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा पापा माँ के हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं। इट्स टू रोमांटिक। वंश खुशी से सोफे से उठा और अपने कमरे में चला आया। वह पीठ के बल बिस्तर पर आ गिरा और कहा, उस दिन मैं सोचा कि निशी को माँ जैसा होना चाहिए और मेरी हर बात माननी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे भी तो पापा जैसा बनना पड़ेगा ना। लेकिन मैं पापा जैसा कठोर नहीं बनूंगा। ये सब मुझे बाद में सोचना चाहिए। पहले मुझे ये सोचने की जरूरत है कि नवीन अंकल को कैसे मनाऊं कि वो निशी को इंदौर आने की परमिशन दे दे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो छिपकली भी ना, मुझ पे गुस्सा करने के लिए उसके पास 100 रीजन है, लेकिन दूसरों के सामने पैनिक हो जाएगी। खैर, मैं हूं ना तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और तुम्हें बाहर निकालने के लिए। वंश कुछ देर निशी के बारे में सोचता रहा और फिर सोने चला गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 31, जिसमें इतने पटाखे फूटे हैं कि पूछो मत, और मेरा इतना खून जला है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं इस हरामजादे का इस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये मेरे पड़ोस में रहता है और ये इसका रोज का काम है। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।